नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की आनंदमय गणित का पाठ 7 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है रानी का उपहार। तो आपके पास में आनंदमय गणित की बुक है तो आपको उसको ओपन कर लेना है और आपको पाठ 7 निकाल लेना है, ठीक है ना। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आपको पूरा देखना है। निश्चित रूप से इस पाठ में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पाठ में। और यहाँ पर पाठ में सबसे पहले यही लिखा है, आओ पढ़ें। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, एक बार जगदीप नाम का राजा अपनी रानी के लिए नक्काशी वाला बहुत सुंदर पलंग बनवाना चाहता था। उसने अपने नगर का सबसे अच्छा बढ़ई बुलवाया। तो आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे हैं, ये हैं वो जगदीप नाम के राजा और ये रहा वो बढ़ई। तो राजा कहता है, मैं चाहता हूं कि पलंग 10 बालिश लंबा हो। क्या कहता है राजा? मैं चाहता हूं कि पलंग 10 बालिश लंबा हो। तो यहां पर बढ़ई कहता है, जी महाराज। आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ई ने पलंग बनाना शुरू किया, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सोच भी रहा है कि 10 बालिश लंबा बनाना है। देखो यहाँ पे, अब देखिएगा, मैं पलंग पर पूरी तरह नहीं आ पा रही हूं। आप यहां पे देख रहे हैं पलंग बनकर तैयार है, बढ़ई ने पलंग बना लिया। अब ये जो रानी है वो कहती है कि मैं पलंग पर पूरी तरह नहीं आ पा रही हूं। अब अगले चित्र में क्या होता है देखिएगा। राजा कहता है 1 2 3 और 8। तो इस प्रकार से राजा अपने बालिश से नापना प्रारंभ करता है। तो यह केवल 8 बालिश लंबा है। अब यहाँ पे जो बेचारा बढ़ई था ये घबरा गया, इसके देखो आंसू भी निकल रहे हैं। तो यहां कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? इस प्रकार से बढ़ई कहता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखो, अब जो बढ़ई के साथ में जो लड़का है वो नापता है। देखिएगा, यह पलंग तो 14 बालिश लंबा है। अब इस बालक ने नापा इस पलंग को तो 14 बालिश लंबा निकला, ठीक है ना। अब राजा के साथ अन्य लोग भी असमंजस में थे। अब देखिएगा यहाँ पे, तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया कि इस समस्या का हल मेरे पास में है। कौन कहता है? मंत्री कहता है। बताइए कि मंत्री के पास इस समस्या का क्या हल हो सकता है, चर्चा कीजिए। देखिए, चर्चा हम अभी ही आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। अब पलंग जब बनाने राजा ने बढ़ई को बोला था तो राजा ने ये नहीं कहा था कि मेरे बालिश से 10 बालिश लंबा पलंग होना चाहिए। तो बढ़ई को बोला राजा ने, तो बढ़ई ने अपने हाथ के बालिश से 10 बालिश लंबा पलंग बना दिया। अब जैसे ही पलंग बनकर तैयार था तो आपने देखा कि रानी को पलंग छोटा पड़ने लगा। अब राजा ने जैसी नापा तो वही पलंग 8 बालिश लंबा निकला। इसका मतलब अब जब बच्चे ने नापा तो वही पलंग 14 बालिश निकला लंबा। तो यहां पर इस बात का निचोड़ यह निकलता है कि राजा से यह त्रुटि हुई कि राजा ने यह नहीं बोला कि मेरे बालिश से पलंग 10 बालिश लंबा होना चाहिए। बढ़ई को बोला 10 बालिश लंबा, तो बढ़ई ने अपने हथेली के बालिश से 10 बालिश लंबा पलंग बना दिया। तो ये समस्या यहां पर ये वाली थी। यहां पर और हम जितने भी लोग रहते हैं सबका शरीर का आकार अलग अलग रहता है। हथेलियां जो हैं सबकी, किसी की छोटी किसी की बड़ी होती है। तो यदि आपने बालिश से नापा, आप अपने पापा से नपवाएंगे तो उसकी लंबाई अलग निकलेगी। आप कोई भी पलंग अपने घर का ले लीजिए, यदि आप बच्चे से नपवाएंगे तो उसकी जो लंबाई है वो अलग निकलेगी। या फिर और आपके दादाजी से नपवाएंगे तो उसकी लंबाई
में कहीं ना कहीं अंतर आएगा। तो ये थी यहाँ पे समस्या। इस समस्या का समाधान हमने फाइनली यहाँ पर ढूंढ लिया और यही समस्या जो है इस मंत्री ने यहाँ पर सुलझाया होगा। ठीक है ना। आओ करें। नीचे दी गई वस्तुओं को अपनी पाठ्य पुस्तक से मापिए। चलिएगा, अब आपको क्या करना है, आपके पास में पाठ्य पुस्तक मतलब बुक से, ध्यान रखिएगा यहां पर 42 यूज नहीं करना है। नीचे दी गई वस्तुओं को अपनी पाठ्य पुस्तक से मापिए। आपके पास में बुक होगी, ठीक है ना, उससे नापना है। ये मेज है, इस प्रकार की मेज हमारे स्कूल में रहती है जिसे हम टेबल कहते हैं। इस टेबल की लंबाई पहले आपको अनुमानित बतानी है कि हमारी बुक से यदि नापें तो कितनी बुक लंबी होगी ये टेबल, पहले आपको अनुमान लगाना है। तो आपने अनुमान लगाई, आप अनुमान लगाने में आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। तो आपने अनुमान लगाया कि ये मेरी पाठ्य पुस्तक जो है या फिर जो मेरे पास में गणित की बुक है, इससे मैं यदि इसकी लंबाई नापता हूं तो मेरा अनुमान ये कहता है कि 6 पुस्तक इतने लंबी है। ये अनुमान है मेरा। और जब मैंने वास्तविक रूप से उस पुस्तक से नापा तो उसकी लंबाई कितनी निकली, 4 पुस्तक। ठीक है। अब ब्लैक बोर्ड, हमारी क्लास में व्हाइट बोर्ड भी होता है और ग्रीन बोर्ड भी होता है। तो ये मतलब आप बोर्ड ही समझिए, आपके स्कूल में बोर्ड होगा ही होगा आपके क्लास में। अब आपको इस बोर्ड की लंबाई नापनी है ऐसी, ठीक ना। तो पहले आपको अनुमान लगाना है कि कितने पुस्तक या बुक लंबी होगी, इसकी लंबाई, ये आपको अनुमान लगाना है। ये जो ब्लैक बोर्ड है, पहले आपको ये अनुमान लगाना है जिस प्रकार से हमने इस टेबल में ये अनुमान लगाया था कि इस टेबल की लंबाई 6 पुस्तक इतनी लंबी है, ये अनुमान लगाया। और फिर वास्तविक रूप से हमने प्रैक्टिकल करा और पुस्तक से जब नापा तो उसकी जो लंबाई है वो 4 पुस्तक निकली। तो इसी प्रकार से आप इस ब्लैक बोर्ड की लंबाई का अनुमान लगाइए कि ये कितना लंबा है। तो पहले हम यदि अनुमान लगाएंगे तो इस प्रकार से यहां पर 10 पुस्तक इतना लंबा है ये ब्लैक बोर्ड। जब हमने इसको नापा पुस्तक से तो हो सकता है कि इसकी लंबाई 9 पुस्तक इतनी हो, ठीक है ना। अब ये खिड़की भी है, आप जिस क्लासरूम में हैं वहां पे खिड़की निश्चित रूप से होगी। तो खिड़की की आपको लंबाई नापनी है, तो आपको पहले अनुमान लगाना है कि इस खिड़की की लंबाई कितने बुक लंबी है, ठीक है ना। तो आपने अनुमान लगाया और यहां पे लिख दिया 7, ठीक है। अब आपने अनुमान लगा के लिखा 7। अब आप वास्तविक रूप से प्रैक्टिकल करेंगे कि सही में 7 पुस्तक लंबी ये खिड़की है या नहीं। तो आप बुक से नापेंगे और नापने पे आपको पता लगा कि इसकी जो लंबाई है वो 5 पुस्तक लंबी है। इस प्रकार से आप ये वाली गतिविधि को आप अपने क्लासरूम में करेंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न में चलते हैं, चलिएगा। अब आओ करें। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक चित्र है और इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए। कविता घर से स्कूल जा रही है, ये रही कविता, ये रही कविता, ये इसका घर है। तो कविता घर से स्कूल जा रही है, उसे देर हो रही है, उसे जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए कौन से रास्ते से जाना चाहिए, नीचे दिए गए चित्र में चिन्हित कीजिए। चलिए, ये घर है और इस घर से जाने का रास्ता बना हुआ है, मगर आप देखिए ये इस रास्ते में नहीं है, तो हमें इसे एक रास्ता सुझाना है। और ये है कविता और ये है कविता का स्कूल, ठीक है ना। तो इस स्कूल में जाने के लिए आपको बहुत सारे रास्ते दिखाई दे रहे हैं, मगर हमको क्या करना है कि उसे जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए कौन से रास्ते से जाना चाहिए। अब ये क्या कर रही है, देखो इधर चले आ रही है, मेन वाला रास्ता छोड़ दें। देखिएगा, मैं पहले ये बताता हूं कि वो किस रास्ते से जाए। वो इसका घर ये है, यदि वो यहां से ऐसे निकलेगी इस प्रकार से, तो वो सबसे पहले इस रास्ते से वो ऐसे पहुंच जाएगी। ये वाला रास्ता उसे स्कूल बहुत जल्दी पहुंचा देगा, जो रास्ता बना हुआ है। यदि यहां से ये पैदल भी जा सकती, इसके पास में विकल्प है,
मगर यहां से इसको कैसे चलना पड़ेगा, यहाँ पे यहां से पैदल चलना पड़ेगा और इधर से भी पैदल चलना पड़ेगा। तो बने हुए रास्ते से यदि वो जाएगी तो यहां से जल्दी पहुंचेगी, और यहां से यदि उसको शॉर्टकट जाना है सीधा, तो यहां से भी उसके लिए रास्ता खुला हुआ है, तो इस रास्ते से भी वो इस स्कूल में पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र में हमने चिन्हित कर दिया कि वो किस प्रकार से जल्दी पहुंचेगी। अब चलिएगा, अब यहाँ पे एक प्रश्न और है, आओ करें। क से ख तक, क से ख तक पहुंचने के लिए सबसे लंबा रास्ता चुनिए। तो यहां पर देखिएगा, क से ख के लिए पहुंचने के लिए यहां पर सबसे छोटा रास्ता है, फिर क से ख तक पहुंचने का इससे थोड़ा सा लंबा रास्ता है, और क से लेके ख तक पहुंचने के लिए सबसे लंबा रास्ता ये वाला है। तो हमको क्या करना है, ऊपर दी गई आकृति में एक लाल बिंदु से दूसरे लाल बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता बताइए। चलिएगा, तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, सबसे छोटा जो रास्ता है वो कौन सा है, ये वाला है। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये छोटा है, ठीक है ना, ये छोटा रास्ता है, इस प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो रास्ता है ये कैसा है, ये सबसे लंबा है, इस प्रकार से ये लंबा रास्ता, सबसे लंबा ये है और सबसे छोटा वो है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लिख दिया, और हमने चित्र को देखकर ये कंफर्म कर लिया कि कौन सा लंबा रास्ता है, कौन सा छोटा रास्ता है। अब कितने ब्लॉक्स, तो हम ब्लॉक्सों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको देखिएगा, मैं ब्लॉक्स की सहायता से अपने खिलौनों की लंबाई पता करती हूं। तो यहाँ पर ये आपको खिलौने दिख रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे ये ब्लॉक्स दिख रहे हैं। तो इसको देखिए, तो यहाँ पर खिलौने काय काय के हैं भैया, जिराफ, ऊंट, हाथी और बंदर, और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, इतने ही दिख रहे हैं। चलिएगा, अब हम आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर इन खिलौनों के सामने ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनकी ऊंचाई पता करना है। जिराफ कितने ब्लॉक्स लंबा है, ये रहा जिराफ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जिराफ जो है ना वो 9 ब्लॉक्स इतना लंबा है। तो हम यहाँ पर ब्लॉक्स की संख्या लिख देंगे 9, इस प्रकार से ये, ठीक है ना। अब अगले चित्र में क्या पूछा जा रहा है कि खाली स्थान 7 ब्लॉक्स लंबा है। अब देखते हैं 7 ब्लॉक्स के बराबर लंबा कौन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रहा ऊंट, क्या रहा, ऊंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चित्र में क्या लिखेंगे, ऊंट लिख देंगे, इस प्रकार से यहाँ पे यहाँ लिख देंगे हम ऊंट, क्या लिख देंगे, ऊंट, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बंदर खालिस्तान ब्लॉक्स लंबा है। अब बंदर जो है 1 और 2, तो यहाँ पर 2 ब्लॉक्स इतना ही लंबा है बंदर, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे ब्लॉक्स की संख्या। अब हम यहाँ देखते हैं हाथी कितने ब्लॉक्स लंबा है। चलिएगा, अब हम हाथी की लंबाई देखते हैं, चलिएगा यहाँ पे आ रही है इसकी लंबाई, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ ऊपर तक जा रही है 6, तो हम यहाँ पे ये इस ब्लॉक्स में भी तो खड़ा है, तो हम हाथी की लंबाई लिख देंगे 6 ब्लॉक्स। क्या लिख देंगे हम, हाथी की लंबाई 6 ब्लॉक्स लिख देंगे। चलिएगा, अब यहाँ पे हम हाथी की लंबाई 6 ब्लॉक्स लिख देते हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हाथी की लंबाई 6 ब्लॉक्स लंबी है, इस प्रकार से। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा। अब रहा अगला प्रश्न, आओ करें। आपका हाथ कितना लंबा है, अपना हाथ ट्रेस कीजिए एवं रेखाओं की संख्या गिनिए। ट्रेस करना मतलब आपको हाथ को ऐसे रखना है, मैं बताता हूं, देखिएगा। आपको यहां से नीचे से ऐसे, नीचे से आपको हाथ ऐसे रखना है
और ट्रेस करना है मतलब आप क्या करेंगे, उसके आसपास आप घेरा बनाएंगे हाथ की। इस प्रकार आप हाथ रखेंगे ऐसे, ये ऐसे रखेंगे, ये और ऐसे। यहां पर हाथ को ट्रेस करने का मतलब हाथ को रखने के बाद में उसके आसपास घेरा बनाएंगे और आप ये पता करेंगे कि आपका जो हाथ है, आपका जो हाथ है वो रेखाओं की कितनी संख्याओं को टच करता है। तो देखिएगा, तो मैंने अभी यहां पे अपने हाथ को ट्रेस किया, तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 रेखाओं को यहां पर क्या कर रहा है, यहां पे हमारा जो हाथ है वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हम यहां पर संख्या लिख देंगे 6 इस प्रकार से। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिएगा। अब ये परियोजना कार्य है, ये आपके कक्षा शिक्षक देंगे। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा। अब यहां पे कद्दू जी की चौपाल लगी है, लीजिए बरगद का पेड़ है और इस बरगद के पेड़ के नीचे कद्दू जी की चौपाल लगी है। अब यहां पे देखिएगा, चित्र को देखिए और तुलना कीजिए कि कौन सी सब्जियां दूसरी सब्जियों से हल्की है। मतलब एक दूसरे में हमको तुलना करना है कि कौन हल्का है और कौन भारी है। तो चलिएगा, अब ये रही मिर्ची, तो मिर्ची क्या कहती है, मैं बताऊं, मैं तो सबसे हल्की हूं, ऐसा कहती है। अब ये रही लौकी, तो लौकी क्या कहती है, मैं गाजर से भारी हूं, मैं मतलब मेरा जो वजन है वो गाजर से ज्यादा है, मतलब मैं गाजर से भारी हूं। अब यहां पे देखिएगा, ये रहा कद्दू, तो कद्दू क्या कहता है, मैं लौकी से भी भारी हूं, क्या कहता है, मैं लौकी से भी भारी हूं। अब ये रहा शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च क्या कहता है, मैं गोभी से हल्की हूं, मैं गोभी से हल्की हूं। अब हम आगे की ओर देखते हैं। अब ये रहा खरबूजा, तो खरबूजा क्या कहता है, मैं कद्दू से, देखो मैं कद्दू से भारी होगा या हल्का होगा, तो खरबूजा जो है इस कद्दू से क्या होगा, हल्का होगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं आलू भी है, तो यहाँ पर पूरी सब्जियां हैं, तो एक दूसरे से तुलना ये कर रहे हैं कि कौन हल्का है कौन भारी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आपके विचार में कद्दू और तरबूज में से कौन भारी है, चर्चा कीजिए। तो देखिएगा, कद्दू का जो आकार होता है वो बड़ा होता है और तरबूज का जो आकार होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, कद्दू का जो वजन है वो ज्यादा रहता है, तो कद्दू जो होगा वो भारी होगा। तो चलिए, इससे संबंधित हमको कुछ प्रश्न देने हैं, यहाँ पे देख के तो रिक्त स्थान हमको भरना है। तो पहला प्रश्न क है, खरबूजा गाजर से भारी है, तो खरबूजा गाजर से भारी होता ही हो। अब जो मिर्च है, मिर्च खालिस्तान से हल्की है, तो मिर्च जो है किससे हल्की होती है, मिर्च भिंडी से हल्की होती है, किससे, भिंडी से। तो हम यहाँ पे भिंडी लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक ग क्या कहता है, खालिस्तान खालिस्तान से भारी है, तो यहाँ पे हमने अभी देखा था और ये एक दूसरे को बता रहे थे कि मैं किससे भारी हूं। तो यहाँ पे देखिएगा, लौकी गाजर से क्या है, भारी है, तो हम यहाँ प्रश्न ग में लिख देंगे लौकी, क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लौकी, इस प्रकार से लौकी गाजर गाजर से भारी है। अब अगला प्रश्न देखिएगा, घ खालिस्तान खालिस्तान से हल्की है। अब चलिए, यहां पे सब्जियों ने बताया था, तो देखिएगा, अब यहां पे जो है शिमला, शिमला जो है वो गोभी से हल्की है, तो यहां पे हम लिख देंगे शिमला, क्या लिखेंगे, शिमला, यहां लिखेंगे पहले हम शिमला, शिमला गोभी से, गोभी से हल्की है। अब प्रश्न क्रमांक अंग, खालिस्तान सबसे हल्की है, तो खालिस्तान कौन सबसे हल्की है, मिर्च जो है
वो सबसे हल्की है। इस प्रकार से हम यहाँ मिर्च लिख देंगे। और सबसे भारी कौन है? सबसे भारी है कद्दू। तो हम यहाँ पर कद्दू लिख देंगे इस प्रकार से। ये हमने यहाँ पर कद्दू का नाम लिख दिया। अब हम बुक में आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो कद्दू की चौपाल लगी थी और सब्जियां एक दूसरे से ये तुलना कर रही थी कि कौन हल्का है और कौन भारी है किससे। तो ये सब हम देख के यहाँ पर रिक्त स्थानों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा, आओ करें। अपने आसपास से कुछ वस्तुएं इकट्ठा कीजिए। इनमें से सबसे भारी एवं सबसे हल्की वस्तुएं छांटिए। जैसा कि हमने अभी ऊपर किया, सभी वस्तुओं को उनके भार के बढ़ते क्रम में लगाइए। आपने कैसे जाना कि कौन हल्का है और कौन भारी है? तो हम एक तो उठा के भी देख सकते हैं, अनुमान लगा के। अब यहाँ पे ये चीज को कंफर्म करने के लिए कि कौन सी वस्तु हल्की है, कौन सी वस्तु भारी है, इसके लिए अपना तराजू बनाइए। चलिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से आपको तराजू बनाना है। दिए गए चित्र के अनुसार दो पेपर कप, ये रहे पेपर कप, आप डिस्पोजल भी ले सकते हैं। धागा एवं एक छड़ी अथवा हैंगर की सहायता से एक तराजू बनाइए। अब किन्हीं दो वस्तुओं जैसे रबर, गेंद, मोती, पेंसिल, रंग इत्यादि की तुलना कर बताइए कि कौन सा भारी है। आप अब देखिएगा, इस प्रकार से आप तराजू बना लेंगे और मान लीजिए आपको पेंसिल और रबर में यह पता करना है कि दोनों में भारी कौन है। तो एक तरफ पेंसिल रख दो, एक तरफ आप रबर रख दीजिए। तो जिधर का वजन ज्यादा होगा, जो भारी होगा, उधर का जो भाग है उधर वो झुकने लगेगा। तो इस प्रकार से हम तराजू के माध्यम से पता कर सकते हैं। और तराजू को हम अपने परिवेश में, अपने घर में पहले से वजन मापते हुए देखते आ रहे हैं। तो तराजू हमारे लिए कोई चीज नई नहीं है। हम तराजू को सब्जी भाजी नापते समय देखते हैं, जब हम मार्केट जाते हैं या फिर कोई दाल चावल लेना हो तो वहां देखते हैं। तो तराजू से संबंध हमारा बहुत पुराना होता है और बचपन से जुड़ा हुआ है। तो मापने के लिए तराजू जो है, ठोस वस्तुओं को, वो तराजू यूज किया जाता है। चलेगा, अब यहाँ पे आओ करें। सबसे भारी वस्तुओं पर आपको गोला लगाना है। तो प्रश्न क्रमांक अ में देखना है आपको, तीन वस्तुएं हैं, एक पेंसिल है, एक नोटबुक है और एक बैग है। तो आपको देखते से पता लग जाएगा कि तीनों वस्तुओं में भारी कौन है। तो यहाँ पर भारी कौन है? जो भारी होगा उसमें हमको क्या करना है? हमको गोला लगा देना है। क्या करना है हमको? इस प्रकार से हमको इसमें गोला लगा देना है। अब प्रश्न क्रमांक ब देखते हैं। यहाँ पर ये एक कैरी है। इस कैरी में यहाँ पर ये फल रखे हुए हैं और यहाँ पे देखिएगा ये बाल्टी है, ठीक है ना, और ये कलर का पैकेट है। तीनों में भारी कौन होगा? स्वाभाविक रूप से ये बकेट ही भारी होगा, यदि इसमें पानी भरा है तो, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने भारी वस्तुओं पर गोला लगा चुके हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब प्रश्न क्रमांक जो ख है वो ये कहता है कि सबसे हल्की वस्तुओं पर आपको अब गोला लगाना है। ठीक है, ये रही डॉल और ये रहा गिफ्ट और ये रही इरेजर मतलब रबर। तीनों वस्तुओं में आपको ये अनुमान लगाना है कि तीनों में हल्का कौन है, और नहीं तो अपने पास में अभी तराजू बन गया है, तो उस तराजू में भी इनको हम क्या कर सकते हैं? वजन करके देख सकते हैं कि कौन भारी है, कौन हल्का है। तो चित्र को देखते से ही हमें यह पता लग जाता है कि कौन सी वस्तु सबसे हल्की है, और जो वस्तु हल्की होती है उसमें हम सही का निशान लगा देते हैं। अब प्रश्न क्रमांक ब है, ये रही फुटबॉल, ये रही माचिस बॉक्स और ये रहा आपका बलून। तो तीनों में आपको ये बताना है कि हल्का कौन है। तो इसमें तो आप समझ गए होंगे, सबसे हल्का क्या होता है? बलून ही होता है। तो जो हल्की वस्तुएं थी उन पे हमने सही का निशान फाइनली लगा लिया है। अब लीजिए, आपके सामने एक और प्रश्न है, आओ सोचें। कौन सी सब्जी या फल वाला पल्ला नीचे जाएगा? देखिएगा, ये तराजू के पल्ले हैं, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। हल्के के लिए ह और भारी के लिए भ लिखिए।
तो देखिएगा यहाँ पे दो वस्तुएं हैं और ये तराजू है, तो तराजू आपने बना लिया है। तो ये रहा वो कद्दू और ये रहा आलू। यदि हमने एक पल्ले में कद्दू रखा और दूसरे पल्ले में हमने आलू रखा तो क्या होगा? कद्दू भारी होगा। तो जो भारी होगा उसमें हमको क्या करना है? जो तराजू का जो पलड़ा है वो क्या होगा? नीचे जाएगा, उसमें हमको सही का चिन्ह लगाना है। देखिए कौन सी सब्जी या फल वाला पलड़ा नीचे जाएगा, मतलब ये वाला जो पल्ला जो है वो नीचे जाएगा, तो उसमें हमको क्या करना है? उस वाले सब्जी में हमको सही का निशान लगाना है। तो जैसे यदि हम दोनों को तराजू में रखते हैं तो यहाँ पर ये कद्दू का जो पल्ला है ये नीचे की ओर जाएगा, तो इसमें हमने सही का निशान लगाया। और ये भारी है तो भ लिख दिया, हल्का है तो ह लिख दिया। यदि हम तराजू में इस अनार को रखते हैं और इस खरबूजा को रखते हैं, ठीक है ना, इस खरबूजा को रखते हैं और इस अनार को रखते हैं, तो यहां पर जो तराजू का जो पल्ला है वो कौन सा वाला भारी होगा, नीचे कौन सा जाएगा? आप बता दीजिए। यहाँ पे ये आपको पता लग गया है, ये वाला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, भ लिखेंगे क्योंकि ये भारी होगा इस प्रकार से, ठीक है ना, और इसी में हम सही का निशान लगा देंगे। और ये अनार है तो ये खरबूजा से हल्का होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम यहाँ लिखते जाएंगे। हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, है ना। यदि हम मन से ना लिखें तो प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। इधर है नारियल गीला वाला और इधर है आम। दोनों को यदि हम पल्ले में रखेंगे तो नारियल जिस पल्ले में रहेगा वो नीचे की ओर आएगा। इसका मतलब नारियल क्या होगा? भारी होगा, और भारी होगा तो इसमें सही का निशान लगेगा। और आम होगा हल्का, ठीक है ना। ये यदि हम अब प्रश्न क्रमांक घ में देखते हैं, एक पल्ले में एप्पल को रखते हैं और एक पल्ले में हम भिंडी को रखते हैं, तो हम जैसे ही रखेंगे तो एप्पल वाला जो पल्ला है वो नीचे आएगा, मतलब एप्पल क्या होगा? भारी होगा, ठीक है ना। तो भारी होगा तो इसमें सही का निशान। और ये रही भिंडी, तो भिंडी क्या होगी? हल्की होगी। इस प्रकार हम तराजू में रख के ये चीज पता कर सकते हैं कि कौन हल्का है और कौन भारी है। लीजिए, आओ करें समान आकार के, देखिएगा अगला प्रश्न है, आओ करें समान आकार के कागज के दो थैले लें। इस प्रकार से एक थैले में रेत और दूसरे थैले में सूखी पत्तियां भरिए। चर्चा कीजिए कि कौन सा थैला भारी है। लीजिए, अब इस थैले में सूखी पत्तियां भरी हैं और इस थैले में रेत भरी है। तो अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि कौन सा थैला भारी होगा। तो वजन रेत ही होती है, तो रेत का थैला जो है वो कैसा होगा? भारी होगा। चलिएगा, चित्र देखिए एवं पता कीजिए कि ये सभी किस प्रकार विभिन्न वस्तुओं को तौल रहे हैं। चलिएगा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से जो ये गैस सिलेंडर है, यदि गैस सिलेंडर का वजन करना होता है तो इस प्रकार का कांटा होता है। और इस प्रकार का कांटा जो है आपको आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों को वजन करने के लिए आप अक्सर देखा करते हैं, मगर यहाँ पे आप इस सिलेंडर को नापते हुए देख रहे हैं। तो ये भी एक वजन मापने का क्या है? तौल है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये वाला जो मापने का ये जो बना हुआ है, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसे हम? देखिएगा, तौल कहेंगे इसको। तो यहाँ पे जो आप तौल देख रहे हैं ये किराने दुकान में आपको अधिकतर देखने मिलता है, और आजकल सब्जियों मार्केट में भी, या फिर आप अक्सर यहाँ पर जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनको नापने के लिए यूज किया जाता है। अक्सर ये किराना दुकान में देखने मिलता है। अब आजकल के जो तौल है ना वो डिजिटल हो गए हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जो नापने की मशीन आ गई है, इस प्रकार से आप लड्डू नापते देख रहे हैं। अब दुकानों में ये चीज बहुत कम मिलेगी आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक आपको क्या दिखते हैं? तराजू देखने को मिलते हैं। अब ये रहा, यहाँ पे देखिएगा, अब इस महिला के पास में तराजू है और यहाँ पे इस सामग्री को वो तराजू से मापती हुई, और इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसे तराजू पर सही का चिन्ह लगाइए जिसे आपने पहले से देखा है। चलिएगा, तो हमने ये वाला जो तराजू है वो पहले से देखा है, क्योंकि ये सबसे पहले तराजू
ये वाला ही हुआ करता था। उसके बाद में फिर ये वाला तराजू आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर तराजू के प्रकार बताए गए और हमने यहाँ पर तराजू के प्रकार पर विस्तार से चर्चा भी किया। अब हम आगे चलते हैं। बगीचे में फल, तरबूज एवं आम झूले पर झूलना चाहते हैं, ठीक है ना। तरबूज झूले के एक और बैठ जाता है, जिस कारण झूला ऊपर नहीं उठ पा रहा है, ठीक है। उसके मित्र आम झूले के दूसरी ओर बैठ जाते हैं। तरबूज को कितने आमों से संतुलित किया जा सकता है, चित्र देखकर बताइए। अब देखिएगा, इधर तरबूज है। अब यहाँ पे आम की जो संख्या कितने दिख रही है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमको चित्र देख के ये बताना है कि तरबूज को कितने आमों से संतुलित मतलब बराबर, ठीक है ना। तो संतुलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने भी आमों की संख्या देखा, 6 आमों से इस तरबूज को संतुलित किया जा सकता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगर नारियल का वजन 2 आमों का वजन, देखिएगा, एक तरफ आप नारियल रख दीजिए और दूसरे तरफ आप 2 आम रख दीजिए, तो तरबूज को कितने नारियल से संतुलित किया जा सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे एक चीज ये देखा था कि आम की संख्या कितनी थी, 6 थी। कितनी थी, 6 थी। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर 2 आम के वजन के बराबर इस नारियल का वजन है। तो प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि तरबूज को कितने नारियल से संतुलित किया जा सकता है। तो वहां पे हमने देखा था तरबूज के लिए एक तरबूज के लिए 6 आम है। क्या है, 6 आम है। ये तरबूज है। क्या है ये तरबूज लिख दे रहा हूं मैं, आप थोड़ा ध्यान से समझिए। और इधर 6 आम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ इस प्रश्न में, यहाँ पे एक नारियल है। क्या है, एक नारियल है। तो एक नारियल के लिए यहाँ पर 2 आम रखे गए। इन दोनों का वजन सेम है। अब प्रश्न में ये पूछा गया कि एक तरबूज, क्या पूछा गया, एक तरबूज को कितने नारियल से संतुलित किया जा सकता है। तो अब आपको पता हो गया। अब यहाँ पे 6 आम है, तो यहाँ पर 2 आम बराबर 1 नारियल हो रहा है। तो हमको यदि मान लो नारियल से उस तरबूज का वजन संतुलित करना होगा, तो हमको 3 नारियल की आवश्यकता पड़ेगी। कितने, 3 नारियल की। इस प्रकार से हम ऐसे पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 नारियल। देखिएगा, मैं आपको ऐसे बताता हूं थोड़ा प्रैक्टिकल। भाई, एक तरबूज के वजन को संतुलित करने के लिए 6 आम की आवश्यकता है, ठीक है। एक नारियल के वजन को संतुलित करने के लिए 2 आम की आवश्यकता है। अब प्रश्न ने यह पूछ लिया कि अब आप एक तरबूज को संतुलित करने के लिए कितने नारियल की आवश्यकता होगी। तो 3 नारियल की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि 3 नारियल का वजन बराबर 6 आम। तो हम वहां पर क्या कर देंगे, सीधे सीधे 3 आम, यहां पर 3 नारियल की संख्या लिख देंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को भी हमने कंप्लीट कर लिया और इसको मौखिक रूप से भी समझा। ये परियोजना कार्य है, ये आपके कक्षा शिक्षक आपको होमवर्क के रूप में देंगे, जो आपको घर में करना होगा। अब रघु और उसके मित्रों ने रघु की दादी के लिए नींबू पानी बनाया। उन्होंने 1 गिलास नींबू पानी के लिए नीचे दी गई वस्तुओं का उपयोग किया। देखिएगा, यहां पर वस्तुओं की संख्या लिखी हुई है और वस्तुओं का नाम लिखा है। तो चलिएगा, अब यहां पे पानी 1 गिलास, चीनी 1 चम्मच, नींबू 2 चम्मच और नमक चुटकी भर, ठीक है। अब इसी से संबंधित प्रश्न है। देखिएगा, पानी 1 गिलास, चीनी आप देख रहे हैं 1 चम्मच, नींबू का रस 2 चम्मच, ये देखिए यहां पे, और नमक 1 चुटकी, ठीक है। इस प्रकार से अब यहां पे इससे संबंधित प्रश्न है। नींबू पानी बनाना चाहता है रघु को 3 गिलास नींबू पानी
और बनाना है तो 3 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा लिखिए। यदि रघु को 3 गिलास नींबू पानी बनाना है तो सबसे पहले उसे 3 गिलास पानी लगेगा। ये बात आपको कंफर्म हो गया। अब 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी लग रही थी, तो 3 गिलास नींबू पानी बनाना है तो 3 चम्मच चीनी लगेगी। इस प्रकार से हम यहां लिख देंगे। अब नींबू रस, 1 गिलास के लिए नींबू रस 2 चम्मच लग रहा था, तो 2 गिलास के लिए 4 और 3 गिलास के लिए 6 चम्मच। तो यहां पे हमको 6 चम्मच नींबू रस लगेगा 3 गिलास के लिए। अब यहां पे नमक, तो 1 गिलास के लिए 1 चुटकी, तो 2 गिलास के लिए 2 और 3 गिलास के लिए 3 चुटकी नमक लगेगा। इस प्रकार से अब हम इस प्रश्न को भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिएगा, अब यहां पे क्या है, आपके घर कौन सा पेय पदार्थ बनाया जाता है? अपनी पसंद का पेय पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का पता लगाइए। अब देखिएगा, अब यहां पे क्या करना है, आपको बनानी है, मान लीजिए चाय बनानी है। लीजिए, अब आपने यहां पर चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा? चाय बनाने के लिए आपको लगेगा पानी। क्या लगेगा? पानी। फिर लगेगा आपको दूध। क्या लगेगा? दूध। फिर लगेगी चाय पत्ती। क्या लगेगी? चाय पत्ती। और चाय पत्ती के बाद में लगेगी शक्कर। क्या लगेगी? शक्कर। इस प्रकार से अब आप यहां पे क्या करेंगे, पानी की मात्रा कितनी लेंगे? पानी की जो मात्रा है आधा कप लेंगे आप। कितना कप लेंगे? आधा कप। इस प्रकार से। और यहां पे दूध कितना लेंगे? दूध भी आधा कप लेंगे आप। कितना लेंगे? आधा कप। इस प्रकार से चाय पत्ती, चाय पत्ती आप लेंगे 1 चम्मच। कितनी लेंगे आप? 1 चम्मच। इस प्रकार से 1 चम्मच लेंगे। और फिर क्या बच गई? शक्कर। तो शक्कर हम क्या करेंगे, अब शक्कर लेंगे यहां पे 2 चम्मच। 2 चम्मच। इस प्रकार से हम इस चाय को बना लेंगे। आवश्यक सामग्री का नाम और सामग्री की मात्रा भी हमने यहां पर लिख दिया। इस प्रकार से हम चाय बना सकते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। चलिएगा, पता करें, रघु की बोतल 4 गिलास पानी से भर जाती है। चलिएगा, रघु की बोतल 4 गिलास पानी से भर जाती है। प्रश्न क क्या कहता है, जरा सुनिए। आपकी बोतल कितने गिलास पानी से भर जाती है? तो आपकी जो बोतल है खूब से खूब 2 गिलास पानी लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आपके मित्र की बोतल कितने गिलास पानी से भर जाती है या भर सकती है? तो आप यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं, नाप के देख लीजिएगा। क्या आपके मित्र की बोतल बराबर अथवा अधिक अथवा कम मात्रा में पानी से भरती है? तो यहां पे हम क्या लगा देंगे? अधिक। यहां पे जो लिखा उसके अनुसार, तो अधिक मात्रा में पानी से भरती है। इस प्रकार से हम यहां पर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब उसी से संबंधित यहां पे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को ध्यान से सुने। उस मित्र का नाम लिखिए जिसकी बोतल में आपकी बोतल के बराबर पानी आ सकता है। अब आपकी क्लास में यह वाला काम आपको करना है। हो सकता है कि ऐसा आपका मित्र है जिसकी बोतल में आपकी बोतल के बराबर पानी आता है। मान लीजिए उस मित्र का नाम है राज, तो आप यहां पे उसका नाम लिख देंगे राज। अब मैंने यहां पे राज लिखा है तो आप राज मत लिख दीजिएगा। अब आपको ऐसे मित्र का नाम लिखना है कि आपकी बोतल से कम पानी आ सकता है, तो उस मित्र का नाम यहां लिख देंगे करण। क्या लिख देंगे? करण। तो आपको ये करके देखना है। अब ऐसे मित्र का नाम लिखना है आपकी बोतल से अधिक पानी आ सकता है, तो जिसकी
बोतल में आपकी बोतल से ज्यादा पानी आता है, उस मित्र का नाम लिखना है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं राकेश। इस प्रकार से जो भी आपके मित्र का नाम होगा आप यहाँ पे उनके नाम लिखेंगे। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे एक परियोजना वाला कार्य है, तो ये आपके कक्षा शिक्षक जो हैं ये आपको बताएंगे। और परियोजना जो कार्य है, जो आपकी आनंदमय गणित में आप देख रहे हैं, प्रत्येक पाठ में परियोजना कार्य है, तो परियोजना कार्य ही आपका होमवर्क होगा और आपके कक्षा शिक्षक ये बताएंगे कि इस परियोजना कार्य में आपको क्या करना है। इसमें आपकी मदद आपके घर के माता पिता या भाई बहन जरूर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने आज के इस वीडियो में कक्षा दूसरी का पाठ 7 आनंदमय गणित का कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में नए पाठ में नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।